मैम अनम्यूट करना होगा मैम आपको। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही होगी। यस मैम। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि आप सब इतने ज्यादा क्यूरियस हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने बहुत कुछ सीखा भी है। इसके साथ ही क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर आप समझते नहीं है तो क्वेश्चन भी अराइज नहीं होते। तो आई होप कि आप लोगों को इसके सारे रूल्स और रेगुलेशन भी पता चल गए होंगे कि आप सबको क्वेश्चन कैसे करना है। सबके नाम भी ग्रुप में डाल दिए गए थे, जिसका जिसका जो सीक्वेंस था। उसके बाद भी समय बचता है तो आप लोगों का मैं जरूर आगे नाम ले लूंगी। और दूसरा आप लोगों से ये बोलना है कि आप लोग जो इस क्वेश्चन में जिनका नाम नहीं भी है वो भी पूरी क्लास अटेंड करें। उससे क्या होगा कि हो सकता है जो क्वेश्चन पूछने वाले हो आप, वो आपका इससे सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले नंबर पे हमारा ओपनर कौन उतरता है। सारांश पाठक मैम। वाह भाई वाह। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम मेरे को पूछना था कि जैसे मेरे को थायराइड है 10th क्लास से और फैटी लिवर भी है, तो मैं थायराइड वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट करूं कि फैटी लिवर वाला? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपका सवाल हुआ कि थायराइड भी है, फैटी लिवर भी है, तो ट्रीटमेंट स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। हम्म। देखिए, लिवर फैटी होने का रीजन क्या था वो हमने लेक्चर में बताया था, आपने ध्यान से सुना भी होगा। हाँ जी, फैट। फैट। तो एक तो आप वो अपने डाइट से कट करेंगे, और दूसरा थायराइड होने का क्या रीजन है ये भी हमने आपको बताया था। क्या हाँ जी, कारण है? कैल्शियम। उसका कारण है कैल्शियम की कमी। तो हम्म। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि जो आपको आपका टीएसएच है हम्म। उसका जो मैनेज करने का काम है वो भी लिवर में ही होता है। तो लिवर और किडनी ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा। तो पहला काम तो आप फैट को रिड्यूस करेंगे, दूसरा आप कैल्शियम इंटेक बढ़ाएंगे, और स्टार्टिंग करेंगे आप हाइपोथायरॉइड के पॉइंट से। अच्छा, हाइपोथायराइड। हाँ, वहां से शुरू करेंगे, धीरे धीरे अपने आप लीवर भी आपका मैनेज होने लग जाएगा। अगर अच्छा। बहुत इमरजेंसी होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो हम लीवर के और हाइपोथायरॉइड के एक साथ यूज कर सकते हैं उसको स्पीडी रिकवरी देने के लिए। अच्छा। अदरवाइज हम सिंगल सिंगल करें तो उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है। ठीक है, अच्छा। हाँ जी। ओके और मेरे को पूछना था जी। कि एक बार जैसे मैंने पहले भी आपसे पूछ कंसल्ट करा था, तो आपने मेरे को P6 SP6 CV 10 12 13 स्टमक 21 44 45 दिया था, येलो ब्लू ठीक मैग्नेट। है, ठीक है। तो ये वाला लगाऊं कि जो ये वाला आप बता रहे हो थायराइड वाला शुरू करूं? नहीं, वो हमने दिया था कि आपके भूख को कंट्रोल कर दे। अच्छा। तो उसके बाद आपको प्रॉपर कंसल्ट करना चाहिए था कि अब कहाँ तक बात पहुंची, कैसा रहा कैसा नहीं रहा, ताकि आगे का मैं आपका मैनेज कर दूं। ठीक अच्छा। है, एनीवे आप अभी फिलहाल हाइपोथायरॉइड के करें। ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी, तो आप तो जुड़े हुए हैं ही हमसे, हाँ। बात कर सकते हैं। ठीक है हाँ जी, और मैम एक बात पूछनी थी, जैसे फैट जी। रीजनरेशन मेरिडियन होती है, तो उसको टोन करना चाहिए कि सिडेट? ये सवाल मैं आपसे ही पूछ लेती ये हूँ। हाँ, मेरे इजीली ख्याल से अवेलेबिलिटी सिडेट। हो जाती है ना, तो आप लोग अपना दिमाग चलाना बंद कर देते हो। मेरे ख्याल मैं से चाहती सिडेट। हूँ कि आप पूरी मेहनत करें, जहां आपको लगे कि नहीं यहाँ दिक्कत हो रही वहां मैं आपकी हेल्प कर दूँ। यस मैम। ऐसे तो आप फिर अपाहिज हो जाएंगे। यस। और वही होगा जो अब तक होता आया है कि जरा सा आपने पूछा, हमने ज्यादा बता दिया, और फिर आपको आगे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो अभी आंसर ही आप ही दे दीजिए कि क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से तो सिडेट करना चाहिए, क्यों भाई? क्योंकि फैट को फैट कम आपके करना। क्यों जमा? क्योंकि फैट ज्यादा खाया। चलिए, फैट ज्यादा खाए, बहुत सारे लोग आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत खाते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। आपके साथ क्यों हुआ? गॉड नोस। गॉड नोस क्यों? यू नो।
गॉट की हर चीज जहां हम फंसते हैं ना तो सीधे गॉट पे डाल देते हैं। खाया था हमने, लिवर हमारा फैटी हुआ, थायराइड हमें हुआ, जाने गॉट, उसको क्या पता डायग्नोसिस आपकी, आपको ही यस पता है ना। तो यहाँ ये हुआ कि फैट मेटाबॉलिज्म फॉल्टी है ना। यस मैम। हाइपोथायराइड में क्या हुआ, कैल्शियम की कमी की वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया। अब जिस फैट को पूरा प्रोसेस होना चाहिए था, पूरा प्रोसेस हो ही नहीं पाया, तो वो वहीं का वहीं इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो फैट डिजेनरेशन के पॉइंट को हम क्या करेंगे, टोन करेंगे। अच्छा सिंपल मेथी या एक या व्हाइट मैग्नेट की हेल्प से उसको कर सकते हैं। ठीक, ठीक थैंक यू है, मैम। ओके वेलकम। आगे से कभी भी गॉड का नाम मत लीजिएगा। ओके हाँ, काम करते हैं हम गड़बड़, फंसा देते हैं गॉड को। मैम, वो तो पेरेंट्स से बटर ब्रेड बटर बहुत खिलाया था बचपन में, तो उसकी वजह से फिर बढ़ना शुरू हो गया। समझ गए ना। अब तो फिर गॉड बीच में कहाँ से आया, उसने दिया आपको ब्रेड बटर। नहीं, चलो बढ़िया, कोई दिक्कत थैंक यू। नेक्स्ट है मैम मजर। नहीं। नेक्स्ट वन इज मजर मैम, मजर। गुड इवनिंग मैम, मजहर बोल रहा वेरी हूँ गुड इवनिंग। जी। मैम दो क्वेश्चंस है एंड आई विल रिपीट इन इंग्लिश आल्सो। दो क्वेश्चंस है और इनका जो बेसिस है वो ये है कि जनरली हमको बहुत टाइम लगता है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये पता करने के लिए कि रूट कॉज क्या है। जैसे आप टंग देखकर या ये करके जल्दी से पता कर सकती है, तो इसलिए क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए कि हम उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सकें। उनको बताना क्या है वो भी पता नहीं चलता। बहुत से मैंने भी जो अभी तक कोशिश की है, कॉन्स्टिपेशन क्या है ये भी लोगों को पता नहीं होता है, कि मतलब वहां से शुरुआत करनी पड़ती है कि ये नॉर्मल प्रोसीजर है और अब आप बताइए कि आपको तकलीफ हो रही है क्या। सो स्पेशली ये वेट मैनेजमेंट की हमारी बात चल रही है, तो उसके लिए क्या क्वेश्चंस पूछने ज़रूरी है जो हमको रूट कॉज तक लेकर जा सकते हैं। और उसका रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है, ये भी उसी के लिए है कि हमारा इन एक्सपीरियंस के ब्लड टेस्ट कुछ एडवाइस करने चाहिए, अगर हाँ तो कौन से, वो भी आप बता सकते हैं। सो इन इंग्लिश, व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क ड्यूरिंग डायग्नोसिस और काउंसलिंग, एंड शुड वी एडवाइस टू गेट ब्लड टेस्ट डन, इफ यस व्हिच वंस। आपका पहला क्वेश्चन है हाउ टू डायग्नोस ओबेसिटी, है ना। तो ओबेसिटी तो आपको दिख रही है, ये तो सामने हो गया। सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि हम उसको फाइंड आउट कैसे करें। तो हमें उसका पूरा सब कुछ लेना पड़ता है। जैसे नंबर वन स्टार्ट होता है हमारा डाइट से। तो हम उसकी डाइट पूछ लेते हैं कि आपकी डाइट कैसी है। आपको उस पेशेंट को ऑप्शन देना होता है। जैसा आपने बोला कि कॉन्स्टिपेशन तो है, उसको पता भी नहीं कि उसको कॉन्स्टिपेशन है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का मतलब हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हार्ड स्टूल है तो आपको कॉन्स्टिपेशन, जबकि कॉन्स्टिपेशन लूज स्टूल के साथ भी हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि जो आपका इवैक्यूएशन है, जो आपका एक्सपेल आउट होना चाहिए, प्रॉपर नहीं हुआ। अच्छा, इसको हम एक जनरल वे में बोलते हैं फ्रेश होने गए। फ्रेश का क्या मतलब है, फ्रेश होने का मतलब है कि जब आप अपने वॉशरूम से बाहर निकल के आते हैं तो बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। ब्रेन का और इंटेस्टाइन का बहुत गहरा रिलेशन है। अगर आप दोनों के स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो मोर और लेस आपको सेम दिखेगा। आप अपने ब्रेन का सेरेब्रम उठा के देखिए और आप अपने इंटेस्टाइन उठा के देखिए, बिल्कुल 100% कॉपी है। फर्क क्या है कि वो रेक्टेंगुलर शेप में पड़ी है और वो हमारा ओवल शेप या राउंड शेप जो कहते हैं उसमें है। अदरवाइज दोनों सेम है। तो जैसे ही यहाँ पर खाली होता है, इसको मैसेज मिल जाता है, ये फ्रेश फील करता है। ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब केवल हार्ड स्टूल नहीं होता, कई तरीके के, तो बहुत वैरायटीज। सॉफ्ट स्टूल के साथ में, लूज स्टूल के साथ में, हार्ड स्टूल के साथ में, शुरू में हार्ड बाद में सॉफ्ट, पहले सॉफ्ट बाद में हार्ड, इसकी बहुत वैरायटी है कलर वाइज, इसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो उस पे तो मैं नहीं जा रही।
वो बात की बात है, बस इतना ही समझे कि क्लियर हुआ नहीं हुआ। नंबर 1 मैं बात कर रही थी डाइट। तो डाइट में हमें पेशेंट को ऑप्शन देना होता है। अगर आप पूछेंगे भूख कैसी, तो बोले ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने बड़ा एक्सपीरियंस जो गेन किया है वो अपने प्रैक्टिकल से किया है, और आदरणीय जो हमारे सर थे उनके असिस्टेंट के रूप में मैंने ये सारी चीजें सीखी। और इसमें ऐसी ऐसी फनी चीजें आई हैं जो मैं बताऊंगी तो आप सरप्राइज हो जाओगे। आपका पेशेंट किसके साथ आ रहा है उस पे उसकी एपेटाइट डिपेंड करती है। जैसे अगर छोटा बच्चा है और अपनी माँ के साथ है तो बच्चे को भूख ज्यादा लग रही है और माँ बताती है कि भूख बहुत कम है, पेट में दर्द हो रहा है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। और जब बच्चे का आप टंग देखते हैं तो बिल्कुल लगता है कि इसको तो बहुत भूख लगनी चाहिए। तो पूछा बच्चे को, बच्चा कहता नहीं हमको भूख लगती है। माँ कहती है बिल्कुल भूख नहीं लगती। किसकी बात आप मानोगे, माँ की? क्योंकि बच्चा तो छोटा है। नहीं, माँ हमेशा ये जानती है कि उसका बच्चा कम ही खा रहा है, कम ही खा रहे, पता नहीं कितना ज्यादा वो खाए तब उनको सेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें ये चीज देखनी पड़ती है। अगर कोई पेशेंट अपनी मदर इन लॉ के साथ आता है, जाहिर सी बात है कि फीमेल ही होगी, तो वो कहती है कि दिन भर खाती रहती। अब वो कहते हैं मैं बड़ी कमजोरी है, बड़ी थकान है, बड़ी ये चीजें हम नहीं खा पाते। अब इसमें किसकी बात माननी है? इसमें पेशेंट की बात मानिए, पेशेंट की जीप की बात मानिए, अटेंडेंट की बात कभी मत सुनिए। चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फनी चीजें देखी और दंग रहेगी। अच्छा, जो यंग लड़कियां आती हैं या लड़के आते हैं, अगर यंग लड़का आ रहा है तो अपनी भूख को ठीक बताता है कि हमारी भूख ठीक है। जो लड़कियां होती हैं उनको भूख कम लगती है और वो ज्यादा बताती है। क्यों? क्योंकि कहीं उनको लगता है ऐसा ना पॉइंट मिल जाए हमें कि हमारी अ, जो फिगर है इसको बैलेंस करने का कुछ मिल जाए, तो हम तो फिगर हमारा एक आ जाएगा और हमें चाहिए जीरो फिगर। तो यंगस्टर्स में ये टेंडेंसी मैंने देखी। ओल्ड एज वाला है, अगर कोई बूढ़ा आदमी मेल हो या फीमेल हो, 60-70 प्लस, अगर वो अपने बच्चों के साथ आए तो कहता है कि हमको भूख नहीं लगती, जबकि उसकी भूख ऑलमोस्ट नॉर्मल होती है। तो ये सारी चीजें टंग से पता चल जाती है, लेकिन सामने आप पूछेंगे तो ना कहेगी। क्यों? क्यों झूठ बोलता? झूठ नहीं बोला उसने, उसको अटेंशन चाहिए। भूख कम लगने का मतलब कि हमने खाया कम है तो हमें स्ट्रेंथ भी नहीं मिलेगी, एनर्जी, तो हम बड़ा कमजोर फील करेंगे। कमजोर फील करेंगे तो लोग हमें अटेंशन देंगे। तो केवल अटेंशन पे करने के लिए वो इस तरीके की सेंटेंसेस को यूज करते हैं। तो ये जो चीजें ये मैंने आपको बताई, हो सकता है आपकी लाइन से थोड़ा चेंज हो गया हो, लेकिन बताना बड़ा जरूरी इसलिए था कि आप बहुत बारी यहाँ कंफ्यूज कर जाएंगे। और ओबेसिटी का पूरा मामला ही एपेटाइट से जुड़ा हुआ है, डाइट से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये चीजें बड़े ध्यान से देखनी है। और दूसरा प्लस पॉइंट टंग का तो है ही है कि टंग से कंफर्म हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिना टंग के कुछ नहीं हो सकता है। काफी टाइम पेशेंट की काउंसलिंग से बहुत कुछ पता चलता है। तो पहले तो आप डाइट पता करें। दूसरे, अच्छा इसका कोई टेस्ट नहीं है कि आप किसी ब्लड टेस्ट में पता कर लेंगे कि इनको भूख कितनी लगती, कम या ज्यादा, तो हो नहीं सकता। तो यहाँ कोई ब्लड टेस्ट का मायने नहीं। दूसरा है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक आप पेशेंट से जब पूछेंगे कैसा पीते हो, बोलेगा हम बिल्कुल सही पीते हैं। आपको ऑप्शन देना है और क्लियर कट ऑप्शन देना है। जितना सही क्वेश्चन आप पूछेंगे उतना ही सही आंसर आएगा। और अगर आप थोड़ा सा इल्यूजन टाइप का क्रिएट करेंगे तो भी इल्यूजन वाला ही आंसर देगा। तो हेलुसिनेशन की कंडीशन ना पैदा होने दे पेशेंट में। आप सीधे सीधे उसको सवाल करिए कि आप हमको ये बताओ कि आप पानी दिन भर में कितने गिलास पी लेते हो अंदाजा। तो सवाल क्या मिलेगा मालूम है? जितनी प्यास लगती है उतना पी लेते। कितनी प्यास लगती है? अरे जितना आदमी को लगना चाहिए उतनी लगी जाती है। ये सब सुन करके आपका माथा घूम जाएगा।
लेकिन आपको माथा नहीं घुमाना है क्योंकि वो पेशेंट है। अब वो कुछ भी बोलने के लिए उसको राइट्स है, तो हमें उसको ऑप्शन देना पड़ेगा। अच्छा 2 गिलास पी लेते हो, 4 गिलास पी लेते हो, 10 गिलास पी लेते हो, कितना? तो बोलेगा गिलास में पीते नहीं, बोतल में पीते। तो अच्छा कितनी बोतल पी लेते हो? 4-5 बोतल पी लेते। अच्छा बोतल की साइज क्या है फिर ये बता दो। छोटी वाली साइज है, 1 लीटर की है, या बड़ी वाली पीते हो कौन सी? तो ऐसे घुमा घुमा के आपको वहां तक पहुंचना होता है। पॉइंट तो नो डाउट कम ही होते, बहुत ज्यादा नहीं होते कि 400-500 होंगे, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो थोड़ा ट्रिकी है और आनंददायक भी है। अच्छा वाटर इनटेक जब आप पूछिए तो उसके साथ में आप यूरिन का जरूर पूछिए, क्योंकि 5 लीटर वाटर में 1.5 लीटर यूरिन बननी है। ये हिसाब आप जोड़ लीजिए। अगर पेशेंट पीता ही 1.5 लीटर है तो उसके यूरिन कितनी निकलेगी? तो ये रेशियो मतलब इनपुट और आउटपुट आपको देखना है कि जितना पिया है पानी उतना निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकला तो बॉडी में रिटेंशन होगा, बॉडी में रिटेंशन होगा तो फिर क्या देगा? आपको ओबेसिटी देगा। तो इसलिए 2-2 का पेयर जरूर पूछे। जैसे डाइट का पूछा तो कॉन्स्टिपेशन, कि खाया तो है तो कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, कि गया तो लेकिन निकला नहीं तो क्या होगा? वो इकट्ठा होगा। ये पूछ लीजिए। दूसरा आप पूछ लीजिए कि इसके साथ ही आपके गैस्ट्रिक ट्रबल वगैरह तो नहीं है। आपको पूछने से पहले ही पता चल जाए, डकार के माध्यम से नहीं, बेल्चिंग से नहीं। उसकी पोजीशन आप देखेंगे तो बिल्कुल स्वेल्ड होता, बलून जैसा टाइट सा पेशेंट दिखता है, स्पेशली आपका एब्डोमेन। तो अगर एब्डोमेन बिल्कुल एकदम टाइट है, ड्रम की तरह तना हुआ है, तो इसमें भी 2 बातें हो सकती हैं। या तो उसको गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज्यादा हो, और या तो कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल उसका वहीं पर सड़ रहा है और उसकी वजह से ये सारी चीजें फर्मेंटेशन जैसे हो जाता है ना, तो चीजें फूल जाती, तो उसकी वजह से फूला हो सकता है। तो आप कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है, ये पूछ लीजिए और ज्यादातर आपको इन्हीं में आंसर पूरा मिल जाएगा। इसके आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। फिर भी आगे मान लीजिए बढ़ना ही पड़ रहा है तो फिर उनकी लाइफ स्टाइल पूछिए। सीडेंट्री लाइफ स्टाइल तो नहीं। और हमने आपको पिक्चर्स भी दिखाए हैं कि कहाँ पर एकुमुलेशन है, वो आप देख लीजिए। फीमेल है तो पीरियड की प्रॉब्लम इसमें कॉमन होती है, वहां से हम पता करते हैं। तो एक ही पेशेंट पहली ही बार में हमें बहुत टाइम देना पड़ता है समझने के लिए। और या तो आपकी निगाहें इतनी तेज वाली हों और टंग डायग्नोसिस वगैरह में अगर आपका एक्सपर्टीज है तो आप इजिली समझ जाते हैं। तो ये सारी चीजें शॉर्ट कट वाली नहीं है, थोड़ा सा टाइम तो लेती है। और रही बात हमें कि आपका दूसरा जो क्वेश्चन मैं उस पर आ रही हूँ कि कौन सी जांच कराई। अगर इसकी कोई जांच होती तो ओबेसिटी सॉल्व हो जाती। अभी ये ग्लोबल एरिया पर बहुत परेशान किए हुए हैं लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मोटापे को ठीक नहीं कर सकते। इसी हमारे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, एज ए स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं अभी इस वाले वर्कशॉप में, जिन्होंने अपना वेट कम किया है पॉइंट से ही। किसी के गैस को रिड्यूस करके करते हैं, किसी का वाटर इनटेक मैनेज करके करते हैं, किसी का कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट निकाल के कर रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। ब्लड टेस्ट में बहुत ज्यादा अगर चेकअप कराना चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल का करा सकते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का करा के कुछ ऐसा आपको फिक्स नहीं मिल पाएगा कि हाँ कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को घटा दिया तो वेट भी घट गया। कोलेस्ट्रॉल अगर है तो फिर उसके डाइट में हमें आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जो हमने लेक्चर में बताया था आपको, खाने के साथ पानी तो नहीं पी रहा है तो वो भी चिल्ड। तो अगर ऐसा है तो वो हैबिट हमें हटानी पड़ेगी। और ओवरऑल कोई एक फिक्स प्रोटोकॉल पर हम नहीं पहुंच सकते कि हम आपको बताएं कि देखो ये शॉर्ट पॉइंट है ओबेसिटी का, इसको लगाओ और इमीडिएट घर जाए। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने देखा कि उसकी डायग्नोसिस ट्रिकी है और अच्छी खासी ट्रिकी है। और बहुत सारे ऑप्शन है, हो सकता है कभी इस पर लिखने का मौका मिले तो लिखूं मैं। नॉन एंडिंग हो जाएगा, समझ ही नहीं आता उसका एंड कैसे करूंगी मैं।
स्टार्ट तो हो जाएगी, कितने पेज में जाके एंड होगी गॉड नोस, यहाँ तो भगवान ही जानेंगे क्योंकि अभी कुछ पता नहीं। तो ये था। आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा और आप सेटिस्फाइड होंगे। मजहर जी, क्या आप सेटिस्फाइड हो गए? चलिए नेक्स्ट का ले लेते हैं। मैम नेक्स्ट है ललिता सिंघल जी। मैम आप अपने अपने म्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी आवाज। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। मैं लेखिता सिंघल ग्वालियर से। मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे जो लोग कुछ लोग बैरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं, उसमें स्टमक कटिंग या इंटेस्टाइन का सर्जरी होता है, तो उसके बाद उनको ऐसे फील होने लगता है कि भाई डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये जरा सा भी खाया तो ऐसे। लेखिता जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अगर मेरी तो आवाज सुन इसमें पा क्या रही हैं, अगर आप मेरी लिवर आवाज सुन पा रही अपना हैं, तो आपसे निवेदन है कि मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ, क्योंकि आपकी जो नेटवर्क है शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो क्लियर नहीं हो रही है। हमारी टीम से रिक्वेस्ट है कि आपकी तरफ से वो आपका क्वेश्चन पूछ लें और मैं आपको आंसर दे दूँ। ओके मैम। मैम इनके क्वेश्चन है कि आफ्टर बैरिएट्रिक सर्जरी पीपल हैव एसिडिक और ब्लोटिंग इवन ईटिंग मीट। ओके, क्या ये लीवर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है? पहला क्वेश्चन इनका ये है। पहला क्वेश्चन मैं इसका आंसर देती हूँ, फिर आप दूसरा पूछिएगा। बैरिएट्रिक सर्जरी में कम खाने के बाद भी गैस्ट्रिक हो रही है, क्यों? तो सबसे पहले तो हमको जानना चाहिए कि बैरिएट्रिक सर्जरी है क्या, इसमें करते क्या है, तब हमें ये समझ में आएगा कि बैरिएट्रिक सर्जरी में क्या है एक्चुअल। तो बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में मैं देखती हूँ, शायद मेरे पास पिक्चर होनी चाहिए, है तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो शायद वहां से क्लियर हो। क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं होगा कि आप इसको समझ पाए। ये रहा बैरिएट्रिक सर्जरी। कई तरीके की बैरिएट्रिक सर्जरी होती है। एक होता है जिसमें स्टमक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बांध देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, एकदम बांध देंगे तब तो कोई खा नहीं पाएगा, तो हिसाब से उसको बंद कर देते हैं, थोड़ा सा जगह खोल देते हैं। और दूसरा है मुझे क्यों हंसी आ रही मैं बता रही हूँ, इसको बोलते हैं एजीवी। एक तो ये होता है, दूसरे में होता है गैस्ट्रिक बाईपास कर देते हैं, मतलब यहाँ से पाइप लगा के सीधे जोड़ देते हैं यहाँ, ये मतलब खा ही ना पाओ ज्यादा, स्टमक को कट कर दिया छोटा सा बच्चा। और तीसरा होता है वर्टिकल स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, तो इसमें क्या करते हैं, ये उसका बाकी जो बाहर वाला हिस्सा उसको काट देते हैं। यही है आपका बैरिएट्रिक सर्जरी। ठीक है, अब मुझे हंसी क्यों आई है? मुझे हंसी इसलिए आई कि बढ़िया होता कि मुंह में ही टेप लगा देते, वहां तक पहुंचने की क्या जरूरत है, छोटा छेद कर देते। तो जब हमारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं होता है तब हमें ये सब कराना पड़ता है।
भूख इतनी जबरदस्त लगती है, तो खाते जाता है, खाते जाता है, ये हो जाता है। अब इसमें सवाल क्या है, हमने पहले ही कहा था कि हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। भूख हमको लगी ही क्यों ज्यादा? पेट की एक साइज है, लिमिट है, उसको आपने भर लिया, सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो भूख आपको ज्यादा लगी क्यों और आपने खाया? ठीक है, तो पहला तो ये होता है कि भूख लगी ज्यादा क्यों, तो उसमें फैट और ग्लूकोज का जो कंटेंट है वो कम है, इसलिए आपकी बॉडी बिल्कुल तड़पने लगती है और उसको चाहिए चाहिए चाहिए, और उसमें वो डिसाइड नहीं कर पाती कि क्या चाहिए, तो आप कुछ भी खाने लगते हैं। और मैंने लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी कि ज्यादातर हम क्या खाते हैं, ज्यादातर फैटी चीजें ही हम प्रेफर करते हैं। बहुत बुद्धिमान हो तो शायद हम फ्रूट्स वगैरह ले लें, नहीं तो ज्यादातर हम यही चीजें खाते हैं, बिस्किट खा लिया, केक खा लिया, नमकीन खा लिया, ये सारी चीजें हम प्रेफर करते हैं। तो क्यों करते हैं उसका रीजन समझिए। तो आप जब भी खाइए, अच्छा पहले के टाइम में क्या था, जब हम खाते थे तो साथ में कोई लास्ट में गुड़ वाली चीज देते थे, मतलब कि अगर खाने में हमारी पूरी नहीं हुई हो तो कम से कम ये तो फिक्स है हमारा कि ये डाल देंगे तो हमारा ब्रेन और गट दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आज हम ये सारी चीजें हमें देहाती और पुरानी लगती है कि अरे गुड़, गुड़ की जगह रिप्लेस हो गए हम चीनी में। चीनी और गुड़ में क्या फर्क है? गुड़ भी चीनी से ही शुगर केन से ही बनता है, चीनी भी शुगर केन से, तो इन दोनों में फिर क्या आफत हो गई? तो आफत यहाँ ये हो गई कि जैसे मैदा है और आटा है, मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था लेक्चर, कि मैदा और आटा क्या है, दलिया भी उसी का बनता है, सूजी उसी के बन गई, फिर आटा बन गया, फिर मैदा बन गया। तो मैदा हमारा फाइन होता चला गया, जितना फाइनेस्ट होता चला गया उतना वो हमारे लिए यूजलेस है, रफ होना चाहिए। तो दलिया पेशेंट को देते हैं, मैदे की रोटी नहीं देते। हम सूजी का हलवा खिलाते हैं लेकिन बहुत बीमार होने पर, लेकिन हम उसको मैदे की चीज नहीं देते। बीमार करना हो तो उल्टे से जाइए, मैदे की चीज खिलाइए, बीमार हो जाएगा। तो ऐसे ही चीनी और गुड़ है, तो चीनी उसका फाइनेस्ट पार्ट है, तो इसलिए वो, और केमिकलाइज होते 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 वो तो शुगर केन का शायद कुछ हिस्सा बच पाता, और ये हमारा है क्रूड फॉर्म है, रफ रफ पार्ट है, तो ये हमें ज्यादा एनर्जी देता है। और ज्यादा इसमें काफी चीजें हैं, इसमें ग्लूकोज के साथ में, सुक्रोज के साथ में फास्फोरस वगैरह भी है, बाकी मिनरल्स भी हैं जो हमारी ग्लूकोज को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। और हमें क्या चाहिए, यही चाहिए कि हमें धीरे धीरे मिलता रहे, दिन भर मिलता रहे, शरीर तो यही चाहता है। चीनी क्या है, फास्ट रिलीजिंग है, इमीडिएट आपको दे गई। आपको भूख लगी है, आपने कहा कि कुछ चाय पी लेते तो ठीक हो जाता, आपने चाय कॉफी पी, आपको वीकनेस लग रही थी, इमीडिएट आपको अच्छा लगने लगा। क्यों अच्छा लगा? इंस्टेंट एनर्जी दे गई, लेकिन 2 मिनट में बस खत्म भी हो गई, खुश हो गया उसका। तो यहाँ पे बेरियाट्रिक सर्जरी में भी हमने क्या किया, ये गलती करी। तो बेरियाट्रिक सर्जरी पहली बात तो ना कराएं तो बेटर है, इससे मैनेज करें, इसको समझे कि भूख आखिर लगी ही क्यों थी। अब भूख लग गई तो क्यों लगी वो आपको समझ में आ गया। उसके अलावा जब आप ज्यादा खा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी का ध्यान रखें और ट्रीटमेंट करें कि भूख कम लगे। ठीक, और उसके बाद में आता है कि अब सवाल फिर वहीं पर बच गया कि हमें ये इस तरीके की प्रॉब्लम क्यों आई बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी। तो जब आपने उसका मुंह बंद ही कर दिया तो यूज तो हो नहीं पा रहा, तो गैस्ट्रिक ट्रबल तो होगा, भले ही आप थोड़ा सा खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि जगह ही उतनी है आपके, तो इसलिए ये परेशानी होनी है। इसमें लिवर का एज सच कोई रोल नहीं है, यहाँ जो भी रोल है वो स्टमक का है। अब स्टमक को काट दिया गया है, तो अगर आप स्टमक को टोन भी करते हैं, वो टोन हो भी जाए तो कुछ खास नहीं हो सकता। तो हमें पूरे जीवन बस थोड़ा थोड़ा खा के, और खाना और पानी का जो मेल है वो समझ करके इस समस्या को हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया जा सकता है कि खाना खाएं और पानी उसके एक घंटे बाद थोड़ा थोड़ा पीते, क्योंकि अभी ये नॉर्मल पर्सन तो रहे नहीं,
तो हम इन्हें जो भी प्रोवाइड कराएंगे तो बड़ा ही लिमिटेड और नॉर्मल से अलग हट करके उसकी तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, आप इनको अनम्यूट कर दीजिए। आपने लिखा है अनम्यूट तो थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमें क्वेश्चन समझ में आ नहीं रहा था। फिर भी आप एक बार अनम्यूट होकर के क्वेश्चन कर सकते हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है मैम मेरी? हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ जी। तो मैम मतलब ये जो बैरिएट्रिक सर्जरी वाला हुआ तो इसमें उनको ही थोड़ा सा खाने और अपने उसको पानी को मैनेज करना पड़ेगा सारे टाइम। बिल्कुल, जी यही जी। कर तो मैम मेरा, हाँ, तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे कुछ हेरिडिटी होती है, पेरेंट्स के थ्रू आती है, जैसे लेडीज का लोअर पार्ट हैवी रहता है, अपने बोटॉक्स हो गया, थाइज हो गया, वो मतलब हेरिडिटी के थ्रू ही हैवी रहते हैं उनके, तो उसको जी, किस तरीके से देखेंगे? या जैसे कुछ लोग होते हैं जो टोटली पूरे मतलब फुल्ली फैटी होते हैं, हाथ पैर सब तरफ से डबल चिन भी है और पेट भी मोटा है, उसको अपन किस तरीके से लेंगे? देखो भाई, हेरिडेटरी तो कुछ होती नहीं। मैं हेरिडेटरी के हूँ खिलाफ। जब नहीं पढ़ा था तो हेरिडेटरी बड़ी भारी चीज लगती थी, जब पढ़ लिया तो जाना कि हेरिडेटरी तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? हेरिडेटरी में हम क्या करते हैं, वो समझिए थोड़ा। हेरिडेटरी क्या है? कि हम जस्ट कॉपी करते हैं अपने मदर फादर, स्पेशली मदर की, है ना। जो हम देख रहे हैं, जैसा कल्चर है, जैसा बन रहा है, उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, जबकि हमें वही अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों अलर्ट हो जाना चाहिए? कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि ऐसे वेट इनका पुट ऑन हो गया, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। हम कभी उस पर सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। नहीं सोचते। ये कि हमारी मदर या हमारी ग्रैंड मदर या कोई भी, आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन वैसा था, हमने उसको देखा तो उससे सीखा क्या? क्या हमने उनसे ये सीखा कि हमें इनकी तरह नहीं होना? चलो मान लो सीख भी लिया, तो क्या हमने उस चीज को फॉलो करी? कि आखिर ये क्या ऐसा करती थी जिसकी वजह से इनका वेट इतना पुट ऑन हो गया होगा, तो हम उसको ना करें। हम बिल्कुल ब्लाइंडली उनको एज इट इज फॉलो करते हैं। जैसा रूटीन उन्होंने अपनाया था अपने डाइट का, जो भी किचन में जैसा जैसा बनता था वैसा ही हमने सीखा है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन उनका है वैसे ही हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। तो कॉपी पेस्ट में तो वही चीज आप पेस्ट करते हैं ना जो आपने कॉपी करी है। और इतना ही नहीं, अगर आप मैरिज होके कहीं जाती हैं और अगर वहां का फॉलो करने की कोशिश करती हैं तो मुश्किल होती है। आप कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हम ऐसे ही करते हैं, और फिर आप अपने आगे के जनरेशन को सेम चीजें कॉपी और पेस्ट करा देती। तो कॉपी पेस्ट ही तो हो रहा है। तो क्यों ऐसी चीज कॉपी कर रही हैं? अगर आपकी फोटो, आपने सेल्फी ली और आपको लगा ये सेल्फी अच्छी नहीं है, तो क्या दूसरे को पेस्ट कर देंगे ले जाके उठा के? नहीं। आप कहती नहीं, रुको हम दूसरा वाला खींच के वो भेज देंगे, ये अच्छी नहीं है। तो अगर आपने देखा कि वो वाली वैरायटी आपकी पहले वाली जो क्वालिटी थी नहीं अच्छी थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट क्या किया? तो जेनेटिक को दोष मत दीजिए। यहाँ ज्यादातर चीजें हमारी डाइट की ही हैं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर 100% श्योर हो जाते हैं, भाई डायबिटीज हमारे घर में थी, हमको होनी है। अच्छा, हमारे यहाँ कैंसर चल रहा था, हमको होना ही है। नहीं होना है। जो चीजें उन्होंने अडॉप्ट की थी, आपको उससे बिल्कुल विड्रॉ हो जाना है, विड्रॉ कर लेना अपने आप। लेकिन हमें समस्या क्या आती है कि हम जानते ही नहीं कहाँ से क्या विड्रॉ करना। हाँ। अभी तक उस पर वॉच ही नहीं किया, जो वो कर रही थी वो ठीक था। और मजाल है कि अगर वो किसी चीज में चीनी मिलाती थी तो हम नमक मिला दें। सही तो सही। नहीं, होना तो ऐसे ही है जैसा मैं कह रही हूँ, तो हम उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो अब हमें, आपने लेक्चर अटेंड किया होगा, जी। तो
आपको जैसे जैसे जो बताया गया उसको धीरे धीरे फॉलो करिए और ठीक जी हो जाएगा। सेडेंटरी लाइफ जी स्टाइल है या डाइट में गड़बड़ है या वाटर इंटेक में है, जी मैम ज्यादातर आपको इसमें ही मिल जाएगा, तो आप जी इसको जी मैम। मैम एक क्वेश्चन और था कि जैसे डिलीवरी के बाद जैसे बाकी बॉडी फैट तो अपना नॉर्मल हो जाता है, पर कुछ लेडीज का ये होता है कि बिलो टमी नेवल के नीचे वाला एरिया होता है वो वापस उतना नहीं हो पाता, वो फैटी रह जाता है, तो वो उसको फैट में लेंगे या वो नॉर्मली है चीज अपनी? वो फैट नहीं है, वो क्या है, उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो होता है एक्सेसिव फैट कंजप्शन भी होता है, हम्म ये तेल वाली चीजें खूब खिलाई जाती है हम्म और उसके बाद हम वो अचानक से छोड़ देते हैं, कुछ दिनों तक खाने के बाद हाँ छोड़ देते हैं, जी तो वो जी हमारा नीचे की ओर किसी भी चीज की डिपॉजिट हो नीचे जाता की ओर बैठने की उसकी टेंडेंसी होती है, तो वो बैठ गई। है। अब निकल क्यों नहीं रही है, उसको निकालने के लिए हमको टोन अप करना होगा। अच्छा जो भी पॉइंट लेंगे हम टोन करके अपने मसल मसल को टोन करना है वहां पर। तो अच्छा जब मसल टोन अप कर लेते हैं हाँ तो normal हो जाता है। दूसरा होता है ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से ओके ब्लड लॉस हो गया। हाँ ब्लड लॉस होने के बाद उतना हमें नहीं मिला, प्रेगनेंसी में तो मिल गया, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद हम हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं, जब तक बेबी था तब तक हाँ ठीक था, अब नहीं। तो और चूंकि ब्लड लॉस हुआ है, जो पहले का खाया था वो तो हमारे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में चला गया, हम्म, लेकिन एम्ब्रियो के फीटस के बाहर आते ही उतना ब्लड भी तो लॉस हो गया ना। अगर ऑपरेशन से हुआ है तो अलग बात है, हम्म, लेकिन अगर नॉर्मल हुआ तो ब्लड लॉस हुआ। अब उस ब्लड लॉस को कैसे हम पूरा करेंगे, और उसी समय हमने खाना पीना छोड़ दिया कि नहीं, हमारा वेट इतना ऑलरेडी बढ़ गया था, अब हम नहीं लेंगे। तो ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से पहले तो होता है उनको कॉन्स्टिपेशन, अच्छा हाँ, और दूसरे नंबर पे आता है फिर ये वेट पुट ऑन होता है। तो आप इनमें से देख लीजिए कि जिसका भी आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं कि किसमें आएगा, उस हिसाब से करिए। ओके हार्मोन मैम का रोल तो इसमें उतना नहीं होता। अच्छा जी मैम, बस एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे बहुत स्लिम लिन लड़कियां होती हैं और शादी के बाद देखते थोड़ा सा हेल्दी हो जाती हैं, बॉडी हाँ, भर जाती है, वो तो वो हार्मोन हार्मोनल चेंजेस होंगे या उसमें कुछ वो नहीं, रहता है? कुछ तो डाइट का होता है, हम्म लेकिन डाइट का ज्यादा नहीं होता, इसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हाँ तो उसको हम फिर हार्मोनल चेंजेस के हिसाब हाँ, से ट्रीटमेंट देंगे उस फिर चीज उसके हिसाब से ओके मैम, थैंक यू सो मच। सेटिस्फाइड। हाँ थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैम फातिमा अब्दुल्ला जी हैं। जी, फातिमा अब्दुल्ला जी अपनी माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मुझे एक सवाल है, ये पानी पीने के बारे में। आपने क्लास में बताया था कॉन्स्टिपेशन है तो गर्म पानी सुबह पीना है, 3 4 3 ग्लासेस। नॉर्मल है तो नॉर्मल वाटर पीना है। जी, और हर तरफ का ओबेसिटी में ये करना है या दिन में कितना ग्लास पानी पीना पड़ेगा? देखिए मैम, मैंने पहले आपको बताया था कि आप जो पानी पीजिए वो देख लीजिए कि आपको वास्तव में उतने पानी की जरूरत है कि नहीं है। आप क्यों जबरदस्ती ज्यादा पानी पिएंगे, हम्म। है ना। अगर आपको जरूरत है, अगर आपको ऐसा कुछ रिक्वायर्ड लगता है तो पीजिए, नहीं तो मत पीजिए। तो पहले ये आपको फिक्स करना, आपको ही डिसाइड करना होगा कि क्या आपका वाटर इनटेक इम्बैलेंस है। अगर इम्बैलेंस है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, और लेक्चर में मैंने पूरा और एक डिटेल बताया ही है कि कितना पानी कैसे पीना है आपको। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है। जी, ऐसा एक फेस डायग्नोसिस और टंग डायग्नोसिस थोड़ा सा कोर्स भी बनाइए ना हम लोगों के फेस लिए। फेस डायग्नोसिस और टंग डायग्नोसिस। हाँ
जी, जी, जी। मैं बिल्कुल आपकी बातों को अपनी टीम से कहती हूँ नोट कर लें और ज़रूर मैं कोशिश करूँगी। और मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं मालदीव्स में हूँ, बाहर का हूँ। और हम लोगों के लिए ये चीज़ नया है, हमारा इधर कोई भी ये ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। जी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा पता चला तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है, इसीलिए मुझे सीखना है और आपका कोर्सेज़ और ये ट्रेनिंग के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। जी, जी, मैं बिल्कुल बताऊँगी आपको, आप बिल्कुल परेशान ना हों, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक ठीक है, है? ओके, थैंक थैंक यू सो मच। यू। नेक्स्ट आरती जी। अनुपम जी, मेरी फ़ोटो गायब हो गई है, शायद मेरे से कुछ प्रेस हो गया, इसको देखिए कैसे होगा? जी मैम बोलिए। हाँ, हो गया, आ गया। मैम आरती जी। हेलो, जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। आरती जी को भी कैमरे पर कैसे लेके आना है? जी, 1 मिनट मैम। मेरे उसमें नहीं हो रहा है मैम कैमरा ऑन। हाँ, अभी हो जाएगा। नमस्कार मैम। नमस्कार, बताएँ। मैम मेरा क्वेश्चन है जैसे सी सेक्शन डिलीवरी होता है, सिज़ेरियन डिलीवरी ना, तो मैम उसके बाद वेट काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाते, काफ़ी टाइम तक टाँके रहते हैं, तो मैम उसमें क्या कर सकते हैं? आपने आंसर अपने आप ही दे दिया। आपका जी, आंसर क्वेश्चन था कि सी सेक्शन में कुछ कर ही नहीं पाते। जी, जब कुछ कर ही नहीं पाते तो वेट आ जाता है, तो कुछ करिए। जी, जी। मैम वही पूछ रही हूँ कि क्या कर सकते हैं? उसमें क्या कर सकते हैं उस केस में ना? आपको ज़्यादातर तो करना चाहिए वॉकिंग। जी, खाने को बैलेंस करिए, हम खाते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं। जी, खाने को कम कर लीजिए, अब करने का ज़्यादा कर लीजिए। तो अगर आप वॉक वगैरह करती हैं, तो फिर जी, इससे नॉर्मल हो जाता है और ये बिल्कुल सही बात है, कई-कई महीने तक हम पूरे बेड रिडन होते हैं। जी, बहुत ज़्यादा किया तो घर के छोटे-मोटे काम कर लेते हैं, इसलिए ऐसा जी, हो जाता है और अगर आप जी। खाने को कम और वॉक को बढ़ा दें तो नॉर्मल हो जाता तो मैम इस पे अगर हम खाने मतलब जैसे ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं मोस्टली ना, तो अगर पॉइंट्स भी लगाएँ तो उसपे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? है। नहीं, फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, एटलीस्ट वॉक में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, वॉक तो कर ही सकती हैं। और मैम अगर पॉइंट्स लगाने की बात करें हम पॉइंट लगा सकती हैं, अगर तो बच्चा उसमें बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो 1-2 महीने का, अगर उससे हाँ, बड़ा है तो आप बिल्कुल लगा सकती हैं। जी मैम। तो मैम इसमें कौन-सा पॉइंट लगाएँगे? हार्मोनल हाँ, डिसबैलेंस का? हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हुआ है, जी, हार्मोनल इम्बैलेंस बिल्कुल नहीं हुआ है, यहाँ तो खाया ज़्यादा है ना, जी, 2-3 आदमियों का खाना अकेले खाया है आपने। हाँ, जी। बार-बार, बार-बार। अभी हम मैंने देखा है इसलिए बोल रही हूँ मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं हँसी उड़ाती हूँ। नहीं, नहीं मैम, मैं सही जो बात है। जैसा देखा होता है मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी, खाए तो जी, 2-3 आदमियों का खाना और लोग खिलाते हैं। जब भी जी, तुम्हारे शरीर में 2 जीव हैं तो डबल खाओ, दूसरा जीव इतना ही सही होता है। जी, खाना हम डबल बिल्कुल खाते सही हैं, बात मैम, बिल्कुल है सही ना? बात। और थोड़ा जी, ज़रूरी भी होता है, नहीं तो उसके बोन का डेवलपमेंट, ब्रेन का पूरा ही है, जी, इसलिए हो जाता है। और उसके जी, बाद में वो बच्चा तो बाहर आ गया लेकिन वो हम अचानक से अगर कंट्रोल करें तो नहीं होता, उसके बाद भी हमको ब्रेस्ट फीडिंग तक उतना ही खाना मिलता रहता। मैम ब्रेस्ट फीडिंग में भूख भी ज़्यादा लगती है। हाँ, क्योंकि वो निकल रहा है ना उतना। हाँ, बहुत भूख हाँ, लगती है। तो तो मैम वो कई लोग तो बोलते हैं शायद मिथ है कि ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली मॉम का जो वेट होता है ना वो घट जाता है ब्रेस्ट फीडिंग करते-करते। मैंने तो कुछ ऐसा देखा नहीं मैम। नहीं मिथ नहीं है, ये सच है। क्योंकि जितना भी एक्सेसिव था वो बच्चे लेकिन डिपेंड करता है कि बच्चा कितना फीड कर पाता है, नहीं कर पाता। हाँ, उसका भी रिलेशन होता है ना, तो उस पर डिपेंड जी, करता है। एनीवे हमें अपना पहले तो डाइट थोड़ा-सा बैलेंस करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल आप उस पर आ जाएँ, लेकिन जी, आपको नॉर्मल करते हुए लेके आना है पीछे तक और साथ में आप अपनी वॉकिंग वगैरह बढ़ा लीजिए। जी, वाटर इनटेक बैलेंस कर लीजिए। जी, हाँ, तो ठीक हो जाएगा। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का नहीं, हमें इसमें भूख के अगर ऐसा है कि भूख ज़्यादा लगती है, ऐसा कुछ है,
तो उसके पॉइंट जी लगाए जा सकते जी। और मैम जो फैट एक्यूमुलेट हो गया है हैं। पेट निकल में, जाएगा स्टमक उसी के से नीचे, धीरे धीरे, उसी से निकल उसी जाएगा से मैम। निकल जाएगा। और मैम थाइज में सेल्यूलाइट्स हो गए मैम, जैसे हो जाते हैं ना, वो हो वो भी जाएगा, हुए, वो हो उसी से हो जाएगा। जाएगा। उसका रीजन ये है कि पहले कोई चीज बड़ी थी, सिकुड़ गई, तो वहां पे वो मार्किंग आ जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल में आ जी जाएगी। हाँ। तीसरा क्वेश्चन मैम, जब सी सेक्शन हुआ उसके बाद मैम बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन के कारण हेमोरेज हो गए। जस्ट अभी तो ही मैम बताया था इसके पहले वाले में कि जी ब्लड डेफिशिएंसी हो जाती है, जी उसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्टूल ड्राई हो जाता है। स्टूल ड्राई हो जाता है तो हम जोर लगाते हैं, हम जी जोर लगाते हैं तो उसकी वजह से वहां पे पाइल्स होती जी है। पहले पाइल्स तो हो जोर लगाना बंद कर, गए। जी और दूसरा पानी वगैरह पी करके कैसे भी करके बॉडी को कोशिश करें कि नॉर्मल रहे, हार्ड ना होने पाए, और साथ में पानी नहीं की मैम, मात्रा बढ़ा दें। अब तो नॉर्मल है, लेकिन उस हाँ टाइम पे हुआ, लेकिन उस टाइम पे वो जो मस्से होते हैं वो हो गए। हाँ, अब नॉर्मल है, ये जो लेकिन मैं वो बता स्टिल है। रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि लेबर के बाद जी जो प्रेगनेंसी में होता है उसका जी ब्लड डेफिशिएंसी से कोई रिलेशन नहीं, जी उसका रिलेशन है प्रेशर से। जी आपके इंटेस्टाइन में एक इतना बड़ा 2-3 किलो का वेट जी लगातार पड़ रहा है, जी हाँ उससे जो हमारे अगर इंटेस्टाइन कमजोर है या महिला कमजोर है, कमजोर जी इन द सेंस कि शरीर से कमजोर भी हो सकती है और हम्म भीतर से भी हो सकती है। ऐसा जी नहीं है कि अगर हमारा वेट बहुत ज्यादा है तो बहुत हमारे पास ताकत है, जी और अगर हम बिल्कुल पतले हैं तो इसका मतलब कि हमारे में बिल्कुल ताकत नहीं, ऐसा नहीं है। जी मोटापन भी कमजोरी का एक कारण हो सकता है। तो कुल कहने का मतलब इतना है कि अगर इंटेस्टाइन आपकी कमजोर है और ऊपर से जी प्रेशर पड़ रहा है तो उस प्रेशर की वजह से पाइल्स बढ़ जाती है। तो वहां जी पर फिर हमें स्प्लीन ऑर्गन है उसको लगातार टोन करना पड़ेगा डिलीवरी के बाद, उस समय नहीं छेड़ जी सकते, जी ताकि जी हमारी मसल टोन हो जाए और आराम से हमारा वेट नॉर्मल हो जाए और पाइल्स जी वगैरह की समस्या भी ठीक हो। ठीक मैम, इससे जो मस्से हैं वो बैठ जाएंगे फिर स्प्लीन को अगर बिल्कुल टोन करेंगे तो? हाँ, बैठ जाते मैम स्प्लीन का कौन सा पॉइंट टोन करेंगे? हैं। आपके जो 3rd डे वाले में प्रोटोकॉल दिए गए हैं जी जी दिए आप मैम। सिलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, और मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे डिलीवरी हुई ना, शायद मेडिसिन थी या क्या था, पूरी 9 मंथ्स मेडिसिन चलती है अब तो मैम उसके बाद ना कोलाइटिस हो गया। अब होना वो ही है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, थोड़े दिन में 5 दिन का कोर्स कराते ठीक हो जाता है। लेकिन जब मैंने थोड़ा पढ़ा तो पता चला कि कोलाइटिस का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक टेम्परेरी आपको रिलीफ देते हैं बस। तो मैम वो कोलाइटिस कैसे जाएगा? उसके लिए या तो आप मुझसे अलग से बात कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ना तो पूरा डायग्नोज कर सकती हूँ जी जी ना जी तो मैं ठीक कर ठीक सकती हूँ, है ना। तो उसके ठीक लिए आप मैम। अलग से बात कर सकते जी मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। हैं। नमस्ते। आप कहाँ से हैं आरती जी? चलिए, इनका म्यूट हो गया है, नेक्स्ट को लीजिए। नेक्स्ट मैम ओमवती यादव जी हैं। ओमवती यादव जी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम, आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से। सवाल पूछिए। मैम मेनोपॉज के बाद जो वेट बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार मूड स्विंग्स भी होते हैं और डिप्रेशन भी होता है, तो वर्कआउट भी नहीं कर पाते हैं। अब आप कहेंगे कि वर्कआउट करिए लेकिन जो वेट बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो चुका होता है, उसके लिए क्या पॉइंट्स लगेंगे? आपको बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, वॉक तो करना ही पड़ेगा। अभी मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट मिले जो पैर में पहिया का काम करे। मैम भी बहुत होती है ना जी, मैं सुन नहीं पाई, आपने क्या बोला?
पेन भी काफी होती है, लेग्स पेन होती है। हाँ हाँ, अच्छा लेग्स पेन हो रही है और आप चलना शुरू कर देंगी तो वो पेन ठीक हो जाएगा। दो तरीके के पेन देखे हमने, और लेकिन धक्का मारना पड़ता है कि चलो चलो, कोशिश कर रहे, हमसे नहीं चला जाएगा, बड़ी वीकनेस है, बड़ी थकान है। जैसे बंद दरवाजा हो, आप उसके अंदर जाएंगे ही नहीं तो आपको चीजें कहाँ दिखेंगी। आप जाइए तो सही, तो चलाना पड़ता है जबरदस्ती। और ये ज्यादातर उनमें होता है जो हाइपोथायराइड वगैरह में होते हैं, उनमें इतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है कि चल ही नहीं पाते। और चल गए अगर तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो पैक्ड एनर्जी थी खर्च होनी शुरू हो गई। जो दबी हुई चीज थी जब हटेगी तभी तो नीचे वाला ऊपर आएगा ना, तो उसमें अच्छा लगने लगता है। तो कोशिश करें कि आप चलें। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हमने उसमें पॉइंट दिया हुआ है, पिक्चर में बना करके आपके स्क्रीन पर शेयर किया था। आप उसको यूज करिए, जैसे जैसे उसको लगाती जाएंगी हार्मोन आपके बैलेंस होते जाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। चलना शुरू करिए, वॉक बड़ा मस्ट है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। नेक्स्ट मैम मीतू गुप्ता जी हैं और मैम हमारे पास 8 मिनट है। क्या हो गया? 8 मिनट्स है मैम हमारे पास। अच्छा ठीक है भाई। मीतू गुप्ता जी अब अपना माइक अनम्यूट कर सकती है। शायद मैम ये नहीं कर पा रही है, हम नेक्स्ट लेते हैं मैम। हाँ हाँ। मैम नेक्स्ट है मोनिका गोयल जी। हम्म, मोनिका गोयल जी अब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैम मैं मोनिका गोयल दुबई से। मेरे को ये जानना था कि अगर हम ये डिसाइड ना कर पाए कि मतलब एक तरह की प्रॉब्लम है, दो तरह की, मल्टीपल प्रॉब्लम लगता है, ऐसा लगता है कि हार्मोनल भी हो सकता है, ऐसा लगता है कि दूसरा भी हो सकता है, तो देन व्हाट वी शुड डू? जुगाड़ तो यहाँ नहीं है। अच्छा। समझ रही हैं? हाँ आप हाँ, मेरी लैंग्वेज समझ रही है ना? नहीं वो ठीक है, तो मतलब हमें फिर हिट एंड ट्रायल वाला मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा कि पहले हम ये ट्राई करें कि एक तरह का देखें, फिर अगर वो काम करता है देन इट्स दैट वन, अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर द अदर वन। जी, क्योंकि बिना डायग्नोसिस के कि ट्रायल एरर या तो करिए कि चलो ये करके देखते, नहीं तो ये इसके लिए आपको ये जो 3 डेज की रिकॉर्डिंग है इसको 2-3 बार आप सुन जाइए, तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। किसी भी चीज को हम हैफजर्ड वे में नहीं डायग्नोस कर सकते और ना तो उसको ट्रीट करते हैं, ना करना चाहिए कि चलो कहीं से भी कर लेते हैं, नहीं। और रूट तो हमेशा होगा और एक ही होगा। ठीक है, रूट भी कई होती है, टैप रूट, एडवेंशियस रूट, कई तरीके की होती है, लेकिन वो है, उनकी ब्रांचेस तो कई है एडवेंशियस में, लेकिन है वो एक्चुअल में एक सिंगल। तो हमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा इसमें रूट कॉज है, और उसी एक की वजह से बाकी चीजें होती हैं। जैसे मैंने आपको हाइपोथायराइड का बता दिया कि हाइपोथायराइड में क्या हो गया, पूरा आपका मेटाबॉलिज्म ही स्लगिश हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव नहीं है, तो आपको क्या होता है कि भूख भी बहुत नहीं लगती, साथ में कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, डिप्रेशन भी रहता है। तो ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि कैल्शियम कम था। तो हमें मेन फोकस तो हाइपोथायराइड के ट्रीटमेंट पर ही करना है, ना कि चलो हाइपोथायराइड का भी दे दो, गैस्ट्रिक का भी दे दो, कॉन्स्टिपेशन का भी दे दो, इसका भी दे दो। तो मैम हम अगर हाइपोथायराइड डायग्नोसिस में तो नहीं आता है टेस्ट में, और लेकिन सिम्टम्स ऑलमोस्ट सारे हैं, तो फिर हमें ट्रीटमेंट हाइपोथायराइड करना चाहिए? देखिए, जो मैंने इसमें सीखा है उसमें ये सीखा है कि डिजीज तो आएगी जब बिल्कुल यहाँ से ऊपर पानी होगा तब दिखेगा ना आपको। जब 50% से ऊपर चीजें हो जाती है तो वो ब्लड में अपीयर होती है, लेकिन सिम्टम्स तो पहले ही आते हैं ना। अब वैसे भी अगर आप देखें, मान लीजिए आपको
कोई तकलीफ हुई तो पहले आपको हुई, आपने उसको फील किया, फिर लोगों ने उसको विजुलाइज किया, हाँ, ये फिर नोटिस में जब आ गया और चीजें बढ़ती चली गई, तब आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो वैसे भी मोर देन 50% हो गया। फिर वो अपने कंफर्मेशन के लिए जांच करा के पक्का हो जाते कि हाँ जो आप बोल रही हैं वो सही है, आपको प्रॉब्लम तो है। तो ऐसे ही हाइपोथायरॉइड का, क्योंकि आपने पढ़ाई करी होगी, आपने नेट से सर्च किया या जैसे भी किया होगा, आपको पता चल गया कि दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉइड। अदरवाइज क्या होता, आपको परेशानी होती रहती। जब ज्यादा हो जाता, आपको लगता चल नहीं रहा, फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करती, फिर वो जांचें करते, फिर वो बताते कि हाँ आपको हाइपोथायरॉइड हो गया। तो हम अगर पहले से समझ रहे हैं तो पहले से ही हमें ट्रीटमेंट भी कर लेना चाहिए। मैडम, स्नोरिंग कैन बी द कॉज ऑफ ओवरवेट, ओबेसिटी? 110%। तो उसमें किस तरह का लेना चाहिए हमें? हमें स्नोरिंग का ट्रीटमेंट नहीं देना। जब फैट है तो फैट बाहर भी है, फैट अंदर भी है। साउंड्स कैसे आती हैं? जब एक पैसेज नैरो हो जाता है, मोटा पाइप है, उसमें आप ब्लो करिए, अलग साउंड आएगी, और पतला कर लीजिए, और पतला कर लीजिए, तो वो साउंड चेंज होती चली जाएगी। तो वही है, वो चिपक जा रहा है, तो उससे वो डिफरेंट टाइप के साउंड्स निकल रहे हैं। तो हमें उस पर फोकस नहीं करना। स्नोरिंग का पॉइंट लगाते जाइए, कुछ भी करते जाइए, बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। हमें जो काम करना है वो अपने फैट पे काम करना है। ठीक है। एक और बात मैडम, जो जैसे हम लोग आप लोग ही पढ़ाया था कि हार्मोन्स को हम लोग ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस कि कंफर्म ना हो जाए। ठीक है, तो अगर कंफर्मेशन के लिए क्या क्या किया जाए कि मतलब ये कंफर्म हो जाए कि ये प्रॉब्लम है हमारे, क्योंकि मुझे जो है, मुझे अपने लिए जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सारे ऐसे लगते हैं जैसे हार्मोनल है। तो अब मैं हार्मोनल ओबेसिटी का ट्रीटमेंट लगाना शुरू करूं, इज दैट सेफ फॉर मी, और शुड आई गो फॉर एनी टेस्ट अबाउट दैट? अगर आपने बोला है कि आपको थायराइड के सिम्टम है जी, तो पहले तो आप वही उसी को रूल आउट कर लीजिए ना, है नहीं है क्या है, उसके पॉइंट लगाना शुरू कर दीजिए। सिम्टम देखिए, जो हम टेस्ट कराते हैं ना, उससे कुछ हो नहीं जाता, वो हम अपने कंफ्यूजन को कंफर्म करने के लिए कराते हैं। सपोज करिए आपको फीवर है, आप हमारे पास आई एज अ पेशेंट, आपने हमको सारी बातें बता दी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये फीवर कौन सा वाला है, क्योंकि आप तो इतनी अवेयर है नहीं कि आप पूरा चार्ट वार्ट बना के लाएंगी। आप आई और आपने कहा डॉक्टर साहब मुझे फीवर है। अब मैं कंफ्यूज हो गई, ये फीवर तो वायरल भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, बहुत सारी वैरायटी है। फिर हम दो चार सवाल पूछ लेते हैं, एक्यूट है कि क्रोनिक है, सुबह होता है, शाम को होता है, कैसे होता है। हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं, लेकिन पेशेंट बहुत बारी नहीं बता पाते। तो हम दो तीन अपने मन में कंफर्म कर लेते हैं कि नहीं ये होगा या ये होगा। अच्छा, मेडिसिन देना एक्यूप्रेशर पॉइंट के कंपैरिजन में रिस्की भी है, कि हुआ है मलेरिया और दे रहे हैं टाइफाइड का। जी, तो हम सोचते हैं इससे बेटर है कि जांचें करा लो, उससे कंफर्म हो जाएगा। तो आपके लिए नहीं है, वो हमारे लिए है। हमें कंफर्म होना है कि जो हमने सोचा है क्या वही है, और फिर उसके बेसिस पर आपने रिपोर्ट कराया, आया, कंफर्म हुआ, फिर हम ज्योतिष बन जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा आपको शाम को आता होगा ना, शाम को इतना रहता होगा, ऐसे रहता होगा, ये रहता, क्योंकि अब हमें मिल गया खजाना, अब हम समझ गए, तब उसके लिए आपको दवाएं दे दी। फिर भी मन में शंका तो है कि जो दिया है, टाइफाइड में भी थोड़े थोड़े सिम्टम तो ऐसे ही आते हैं। तो 15 डेज देने के बाद दोबारा सेम ब्लड टेस्ट रिपीट कर लेते हैं। अब इसलिए कर रहे हैं कि जो दवा हमने आपको रिकमेंड की थी वो इसके लिए फिट हो रही कि नहीं हो रही। अगर वर्किंग है तो ब्लड टेस्ट में पैरामीटर में चेंजेस आ जाएंगे, सिम्टम में चेंजेस आ जाएंगे, नहीं तो फिर चेंज कर देंगे। बोलते नहीं नहीं ये चेकअप और करा लो आप, वो नहीं, इसकी भी जरूरत पड़ गई है। तो उसकी जरूरत आपको नहीं, हमें पड़ी है, क्योंकि आई वॉज कंफ्यूज कि हमें करना क्या चाहिए था। फिर भी एक ट्रायल ले लिया था, अब उसको देखा, उससे काम नहीं बना तो दूसरे के लिए दूसरा जांच करा के आपको दे रहे।
लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा वॉच करना शुरू करेंगी तो ये सारी चीजें बहुत कठिन नहीं है, हो मैम जाती है। मैंने ना हाइपोथायराइड के पॉइंट्स लगाने शुरू किए, पिछले 4 दिन से मैं लगा रही हूँ। सो आई एम फीलिंग मींस लिटिल बेटर, जैसे लेथार्जीनेस कम हो गई है, और ज्यादा सा तो कुछ आइडिया नहीं लग पाया, बस बट अभी 4 दिन कंपैरेटिवली आई एम, हुआ आपको। हाँ कंपैरेटिवली आई एम फीलिंग मींस कि सुस्ती कम हुई है। हाँ, तो 4 दिन में अगर आपको इतना रिजल्ट मिल रहा है तो समझिए आपने 75 mg 100 mg की गोली खा ली है ना स्टार्टिंग में। अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन 15 दिन कब तक हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ये हम लोग वी ये आर गोइंग डिपेंड राइट करता डे? है कि हमारा थायराइड किस लेवल पर कम है। अब क्योंकि आपको तो पता नहीं, हमें भी नहीं पता जी आप, और देख करके आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो देख करके लगता नहीं कि बहुत ज्यादा है, तो आपका हफ्ता या 15 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो सकता है। ओके सर, ओके मैम, थैंक यू, नाइस टू टॉक टू यू मैम, वेरी वेल सेटिस्फाइड। नमस्कार मैम। अच्छा, इसी के साथ हमारा समय हो रहा है समाप्त। नीतू जी उस समय जोड़ नहीं पाई थी किसी वजह से, तो ये आज लास्ट तो है नहीं, कल हम फिर जोड़ सकते हैं और जुड़ करके फिर इसके आगे का सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये इंटरेक्शन का जो सेशन है पसंद आ रहा होगा, आपकी समस्याएं भी सॉल्व हो रही होंगी। फिर हम मिलते रहेंगे, धीरे धीरे करेंगे, छोटा छोटा करेंगे तो आपको सहूलियत रहेगी। और इसके साथ आपको ये भी बता दूं मैं कि आपके पास में ऑलरेडी इसी में यूट्यूब चैनल में ही, जिसको मैं आज की जो है कुछ लोग पूछ रहे थे पर्सनली फोन करके मैसेज करके कि ये वीडियो कहाँ जाएगी, तो भाई ये आपके सबके लिए अवेलेबल होगी। तो ये मैं YouTube पर डालने वाली हूँ और इसके साथ ही कुछ रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। डाइट वाली मिलेगी डेली रूटीन में, प्लस आपको वाटर इनटेक का, वॉक का, ये सारी उसमें है, कॉन्स्टिपेशन की भी है, और ओबेसिटी पर भी 4-5 हमने बना के डाली थी, तो आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, आज यही इसको फिनिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। फिर कल मिलेंगे सेम टाइम पर, और जो आज हमारे रह गए थे उनको भी मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।